किसी गांव में सुनील नाम का एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। उसने अपने खेतों में गेहूं लगाया था। सुनील परिस्थिति से गरीब था और उसके पास जमीन भी बहुत कम थी, जिस पर खेती करके वो अपना पेट भर रहा था। एक दिन सुनील अपनी पत्नी से बोलता है, देखो रेशमा, इस बार गेहूं बहुत अच्छे आए हैं। लगता है इस बार पैसे अच्छे मिलेंगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ जी। अगर इस बार थोड़े पैसे मिल जाएंगे तो हमारी परिस्थिति थोड़ी अच्छी हो जाएगी। हाँ रेशमा, तुम सही बोल रही हो। हमारे हाथ में तो सिर्फ मेहनत करना है, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथों में है। उस रात अचानक बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और आसमान में काले बादल जमा होते हैं। थोड़ी ही देर में भारी बारिश होने लगती है और देखते ही देखते सुनील के खेतों में बहुत सारा पानी भर जाता है और उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। जब सुनील अगले दिन खेतों पर जाता है तो वो देखता है कि उसकी सारी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब क्या करूं? कैसे अपना घर चलाऊंगा? सुनील को अपने खेतों की ये हालत देखकर बहुत दुख होता है। सुनील घर जाकर अपनी पत्नी को ये बात बता देता है। जी, लगता है हमारे नसीब में सुख ही नहीं है। आपने दिन रात इतनी मेहनत की और आखिर में हमें ये फल मिला। जरूर ऊपर वाला हम पर नाराज होगा। नहीं रेशमा, ये प्रकृति का खेल है। आजकल हम इंसान प्रकृति माता पर ध्यान ही नहीं दे रहे और कितना सारा प्रदूषण हो रहा है। इसलिए हमें कभी कभी ऐसे बेमौसम बारिश का नुकसान सहना पड़ता है। पर तुम चिंता मत करो, मैं फिर से खेत में खूब मेहनत करूंगा और अच्छी फसल उगाकर अच्छे पैसे कमाऊंगा। हमें कुछ महीने पैसों की तकलीफ जरूर होगी, पर तुम चिंता मत करो। मैं जमींदार से थोड़ा कर्जा लेकर फिर से खेती करूंगा। सुनील जमींदार से कर्ज मांगने चला जाता है। नमस्ते जमींदार जी। हाँ बोलो सुनील, कैसे आना हुआ? आपको तो पता ही है, कुछ दिन पहले भारी बारिश होने के कारण किसानों का कितना भारी नुकसान हुआ है। अच्छा सुनील, मैं समझ गया। लगता है तुम्हें कुछ पैसे कर्ज के रूप में चाहिए। हाँ जमींदार जी, हर बार की तरह इस बार भी वक्त पे कर्जा चुका दूंगा। मुझे पता है, इस साल तो बेमौसम बारिश ने सबके किए पर पानी फेर दिया है। ठीक है, तो तुम्हें कितना कर्जा चाहिए? जमींदार जी, मुझे कुछ 50,000 रुपयों की जरूरत होगी। ठीक है, मैं देता हूँ तुम्हें। और हाँ, हर बार की तरह इस बार भी मुझे वक्त पे रुपए लौटा देना। जी जमींदार जी, मैं आपके सारे पैसे ब्याज समेत लौटा दूंगा। जमींदार सुनील को 50,000 रुपए कर्ज के रूप में दे देता है। सुनील उन पैसों से कुछ बीज खरीद लेता है और जमीन की अच्छे से जुताई करता है और बीजों को बो देता है। सुनील अपने खेतों की बहुत अच्छे से देखभाल करता है। 4 महीनों के बाद सुनील के खेत में गेहूं की फसल अच्छे से उगने लगी थी। सुनील रोज अपने खेतों की अच्छे से देखभाल करता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं, पर अचानक से मौसम में भारी बदलाव हो जाता है। गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि हर जगह सूखा पड़ जाता है। सुनील के खेतों में जो कुआं था वो भी अब गर्मी के कारण सूख जाता है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है? अचानक से इतनी गर्मी कैसे बढ़ रही है? मेरा कुआं भी पूरी तरह से सूख गया है। अगर फसल को वक्त पर पानी नहीं दिया गया तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। क्या करूं? तभी सुनील का दोस्त किशन वहां आ जाता है। क्या भाई सुनील, तुम्हारे खेत का हाल भी ऐसा ही है क्या?
क्या करें, गर्मी ही इतनी बढ़ गई है कि गांव में सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। हाँ भाई किशन, पता नहीं हमारे गांव में अचानक से मौसम कैसे इतनी जल्दी बदल रहा है। कभी बारिश हो रही है तो कभी सूखा पड़ रहा है। पता नहीं हमारे गांव के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब वो बात तो मैं नहीं बता सकता, पर एक बात है, अगर तुम्हें अपनी फसल बचानी है तो अपने कुएं को और गहरा खोदना होगा। वो सुदामा पता है, उसके कुएं में भी सारा पानी खत्म हुआ था, पर जैसे ही उसने और गहरा कुआं खोदा, उसके कुएं में बहुत सारा पानी लग गया है। बिना पानी के तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। लगता है मुझे भी अपने कुएं की गहराई बढ़ानी होगी। हाँ सुनील, बिना पानी तुम्हारे गेहूं की सारी फसल ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। अब मैं भी अपने कुएं का काम करवाने जा रहा हूँ। अच्छा, पर किशन भाई, इसमें खर्चा कितना आ सकता है? देखो सुनील, ये तुम्हारे जमीन में कितना नीचे पानी है ये उस पर निर्भर करता है, पर यहीं कहीं 1 से 1.5 लाख खर्चा आ सकता है। ठीक है, देखता हूँ मैं। सुनील घर जाकर ये बात अपनी पत्नी को बताता है। जी, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। खेतों में फसल उग गई है, अगर कटाई तक खेतों में पानी नहीं दिया तो सारी फसल जल जाएगी, और इस वक्त हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम हमारे कुएं को और नीचे तक खोद सकें। रेशमा, अब तो मुझे जमींदार से जाकर कर्जा मांगने के सिवाय कोई और उपाय नहीं दिख रहा। हाँ, मुझे पता है कि मुझे पहले वाला कर्जा भी चुकाना है, पर मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। मुझे कर्जा लेना ही होगा, वरना सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और जमींदार का पिछला कर्जा भी नहीं चुका पाऊंगा। पर कर्जा लेने के बाद भी अगर हमारे कुएं में पानी नहीं निकला तो हम क्या करेंगे? रेशमा, तुम अच्छा सोचो जरा। अगर हमारे कुएं में पानी निकल आया तो हमारी सारी फसलें अच्छे से उग जाएंगी और उसे बेचकर हम जमींदार का सारा कर्जा भी चुका देंगे। और अगर हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा, उल्टा पिछले वाले कर्जे का ब्याज बढ़ जाएगा और हमें दोगुनी कीमत चुकानी होगी, और तब हम इतने पैसे कहां से लाएंगे? जी, आप बात तो सही कह रहे हैं। रेशमा, अब ऐसे खाली बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मैं आज ही जमींदार से जाकर कर्ज मांगता हूँ। सुनील तुरंत जमींदार के घर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे हरिया दिखाई देता है। क्या सुनील भाई, इतने जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, बस यहीं जा रहा था। वैसे तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या हरिया? क्या बताऊं सुनील भाई, मैंने 1 लाख रुपए लगवाए थे कुआं गहरा करवाने में, पर कुएं में पानी ही नहीं लगा। मेरा सारा खेत सूखा पड़ा है, लगता है सारी फसल जल जाएगी। इतना बोलकर हरिया वहाँ से चला जाता है। हरिया की ये बात सुनकर तो सुनील चिंता में पड़ जाता है, पर फिर भी वो जमींदार के पास जाने का निर्णय लेता है। नमस्ते जमींदार जी। अरे सुनील, लगता है तुम कर्ज के पैसे इस बार जल्दी लौटाने आए हो। लाओ लाओ भैया, तुम जैसे किसान वक्त पे कर्जा चुकाते हो, इसलिए कर्जा देने में हमें कोई तकलीफ नहीं होती। नहीं जमींदार जी, दरअसल मैं कर्जा वापस करने नहीं आया, मैं कर्जा लेने आया हूँ। अच्छा, ये बात है। वैसे इस साल मौसम बहुत बेरहम हो रहा है, पर देखो सुनील, इस बार मैं तुम्हें आसानी से कर्जा नहीं दूंगा, क्योंकि पिछला कर्जा अभी भी चुकाना बाकी है। तुम्हें अगर कर्जा चाहिए तो तुम्हें इस बार कुछ गिरवी रखना होगा। वैसे तुम्हें कितना कर्जा चाहिए? जी जमींदार जी, मुझे 1 लाख रुपए का कर्जा चाहिए। मेरे कुएं का सारा पानी खत्म हो गया है, कुआं खुदवाने के लिए मुझे ये पैसे चाहिए। ठीक सुनील, मैं तुम्हें कर्ज तो दे सकता हूँ, पर जैसा कि मैंने बोला था, तुम्हें कुछ गिरवी रखना होगा। अरे बाप रे, क्या गिरवी रखूं?
गिरवी रखने के लिए मेरे पास तो अपना घर और जमीन ही है। घर तो गिरवी नहीं रख सकता, और जमीन में पानी की व्यवस्था नहीं की तो खेत में कुछ उगा नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो अपना खेत ही गिरवी रखता हूँ। वैसे भी पानी नहीं मिला तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी और हाथ में कुछ नहीं लग पाएगा। ठीक है जमींदार जी, मैं अपनी जमीन आपके पास गिरवी रखना चाहता हूँ। तो ठीक है सुनील, मैं तुम्हें कर्जा देता हूँ, पर तुमने ये पैसे 5 महीनों में चुकाने हैं, वो भी ब्याज के साथ। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मुझे तुम्हारी जमीन जब्त करनी होगी, और तुम्हें वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम मेरा पूरा कर्जा नहीं चुका देते। ठीक है जमींदार जी, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। अगले दिन सुनील अपने कुएं के नीचे तक की खुदाई करने का काम शुरू करता है। क्या भाई, कैसा काम चल रहा है? पानी लग जाएगा ना? देखो भैया, तुमने जितने पैसे दिए हैं उतने नीचे तक हम लोग खुदाई कर देंगे, पर पानी लगेगा कि नहीं इस चीज की हम गारंटी नहीं दे सकते। ठीक है भाई साहब, करो तुम अपना काम। हे भगवान, कृपा करके मेरे कुएं में पानी लगने दीजिए, वरना मैं बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। देखिए भाई साहब, काम तो पूरा हो गया है, पर आपके कुएं में पानी नहीं लगा। क्या पानी नहीं लगा? हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? इतना नीचे तक खोदने के बाद भी मेरे कुएं में पानी नहीं मिला। अब तो मैं पूरा फंस गया हूँ। लगता है मेरी फसल तो जल ही जाएगी और जमीन भी चली जाएगी। इतना कहकर सुनील माथे पर हाथ रखकर नीचे बैठ जाता है। शाम को सुनील घर आके रेशमा को ये बात बताता है। देखो रेशमा, अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब करें तो क्या करें? मुझे तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा है। जी आप इतने जल्दी हिम्मत मत हारिए। मुझे लगता है अगर हम और नीचे तक खुदाई करेंगे तो हमारे कुएं से पानी जरूर आएगा। वैसे भी हमारे गांव में इतना सूखा कभी नहीं हुआ था। बस इस साल ही ऐसी परिस्थिति हो गई है, और हर बार तो हमारे गांव में अच्छी बारिश भी होती है, इसलिए हमें पानी आसानी से मिल सकता है। और अपनी फसल जल भी तो गई है, तो हम दूसरी फसल उगा लेंगे। पर आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। हाँ रेशमा, तुम बात तो सही कर रही हो, पर और नीचे खुदाई करने के लिए और ज्यादा पैसों की जरूरत होगी, और अब इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? हम खुद कुएं की खुदाई करेंगे। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ जी, हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर हमने खेतों में पानी नहीं दिया तो फसल नहीं आएगी, और फसल नहीं आएगी तो हम पैसे कैसे चुका पाएंगे कर्ज के? लगता है तुम सही कह रही हो रेशमा। हम कल सुबह जल्दी जाकर ये काम शुरू कर सकते हैं और पूरी मेहनत से ये काम करते हैं। बाकी तो सब ऊपर वाले की इच्छा। अगले दिन सुनील और रेशमा खुदाई का काम शुरू करते हैं। बहुत देर तक वो दोनों खुदाई का काम करते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। चलो रेशमा, अब बहुत देर हो गई है, बाकी का काम कल करते हैं। जी ठीक है। दोनों घर आ जाते हैं। घर में जो बचा खुचा होता है, रेशमा उससे उन दोनों के लिए खाना बनाती है। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन दोनों फिर से काम पर लग जाते हैं। वो दिन भर काम करते हैं। देखते ही देखते फिर शाम हो जाती है। पता नहीं हमें और कितना नीचे खोदना होगा। ठीक है, हे ऊपर वाले, मदद करना।
इतना बोलकर जैसे ही सुनील अपनी कुदाल जमीन पर मारता है, वो किसी सख्त चीज से टकरा जाती है। सुनील फिर से जोर से मारता है और फिर से उसे जमीन बहुत ज्यादा सख्त लगने लगती है। अरे ये क्या, लगता है कोई बड़ा पत्थर है इस जगह पर। सुनील धीरे धीरे से उस जगह की मिट्टी निकालता है। अरे ये क्या, ये तो कुछ अजीब सी चीज लग रही है। रेशमा, ये देखो क्या मिला है। अरे जी, ये तो घड़े के आकार का है। दोनों उस पीतल के घड़े को बाहर निकालते हैं। वो घड़ा आकार में बहुत बड़ा था। जी, ये घड़ा तो आकार से बहुत बड़ा है। आजकल तो इतना बड़ा पीतल का घड़ा बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है। हाँ रेशमा, ये घड़ा तो बहुत भारी लग रहा है, खोल के देख लें क्या। सुनील घड़े को खोलता है और देखता है कि उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के और जेवर रखे हुए थे। रेशमा, ये तो चमत्कार हुआ है। देखो, इसमें किसी का गुप्त धन है। हाँ जी, ये तो चमत्कार ही हुआ। इतना सारा सोना बेचकर हमें तो बहुत सारे रुपए मिल जाएंगे। हाँ रेशमा, लगता है ऊपर वाले ने हमारी पुकार सुन ली। जरूर ये हमारे पूर्वजों की देन होगी। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। बाद में उस धन से सुनील जमींदार का सारा कर्ज चुका देता है और अपने खेतों में गहरा कुआं भी बनवाता है, जिसमें उसे खूब सारा पानी लग जाता है। अब सुनील के खेतों में ऊंची ऊंची गेहूं की फसलें लहराने लगती हैं। सुनील को धन तो पर्याप्त मिल ही गया था, पर फिर भी उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा और बाद में बचे हुए पैसों से उसने अपने जैसे और गरीब किसानों की मदद की।